नमस्कार, स्वागत है आपका सारा देश 100 खबरों में। मैं आपके साथ पायल भुयन। तमिलनाडु में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश ने चेन्नई में 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश के कहर को देखते हुए चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, विल्लुपुरम, पुडुचेरी में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश के चलते अब तक 197 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम का हाल देखते हुए अगले 72 घंटे भारी है। एयरपोर्ट में पानी भरे होने की वजह से एयरपोर्ट को 6 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने बताया है कि करीब 700 यात्री अभी भी एयरपोर्ट के अंदर फंसे हुए हैं, जिनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। तमिलनाडु में हालात इतने बुरे हैं कि 137 साल में पहली बार द हिंदू अखबार को चेन्नई एडिशन प्रिंट नहीं किया गया। जयललिता एरियल सर्वे के जरिए आज प्रभावित इलाकों के हालात का जायजा लेंगी। चेन्नई में बारिश ने रेल यातायात व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। वहां रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए हैं। हालात को देखते हुए रेलवे ने 180 से ज्यादा ट्रेन रद्द कर दी हैं। मुश्किल हालात में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना और नेवी ने युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। तमिलनाडु के तंबारा में भारतीय नेवी ने एक गर्भवती महिला को सुरक्षित निकाला। पानी में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रशासन ने 24 घंटे चालू रहने वाले ऑपरेशन रूम तैयार किए हैं। साथ ही अलग अलग जगहों पर राहत शिविर भी बनाए गए हैं। बारिश के कहर से परेशान चोलामेडू में लोगों के पास जब राहत बचाव दल खाना पीना का सामान लेकर और अन्य जरूरी चीजें मुहैया कराने पहुंचा तो लोग उन पर टूट पड़े। आपको बता दें कि 1 महीने से लगातार बारिश के चलते लोगों के पास जरूरी सामानों की भारी कमी हो गई है। वहीं गंभीर बारिश में यातायात बंद होने की वजह से खाने पीने के सामान की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में आलू, प्याज, टमाटर 80 रुपए किलो, भिंडी 160 रुपए किलो तक बिक रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते लोग बेहाल हैं। इसके लिए अब लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। बारिश रुक जाए, इसके लिए बैंगलोर में हवन भी किया गया। तमिलनाडु के बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में तमिलनाडु में किए जा रहे राहत बचाव कार्य का जायजा लिया जाएगा। चेन्नई में बिगड़े हालात पर केंद्र भी सख्ते में है। बेमौसम बारिश के कहर से लोगों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हालात की गंभीरता को देखते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। चेन्नई में भारी बारिश का मुद्दा बुधवार को संसद के दोनों सदनों में भी उठा। राज्यसभा में चेन्नई की बारिश में मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं लोकसभा में भी तमिलनाडु की तबाही पर चर्चा हुई और वहां के लोगों को पूरा सहयोग देने की भी बात कही गई। उधर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भी बताया कि राहत और बचाव कार्य के लिए 900 करोड़ रिलीज किए जा चुके हैं। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने तमिलनाडु में राहत बचाव कार्य के लिए 5 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। तमिलनाडु में एयरटेल ने लोगों को मोबाइल बिल जमा करने के लिए अतिरिक्त समय देने का ऐलान कर दिया है। वहीं 50 MB इंटरनेट भी मुफ्त देने की घोषणा की गई है। बीएसएल ने भी 1 सप्ताह तक चेन्नई में बात करने के लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करने का फैसला किया है। साथ ही बिल नहीं देने पर भी कनेक्शन नहीं काटने का फैसला किया है। आतंकवादी संगठन आईएसएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भविष्य में मुसलमानों के लिए खतरा बताया है। ब्लैक फ्लैग ऑफ आईएसएस के नाम से कुछ इस्लामिक वेबसाइट पर आए आईएसएस के इस घोषणा पत्र में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए कहा गया है कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की योजना बना रहे हैं। आईएस ने कहा है कि भारत के मुखिया नरेंद्र मोदी खुद हिंदूवादी हैं, हथियारों की पूजा करते हैं और भविष्य में मुसलमानों के खिलाफ अपने लोगों को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। आतंकवादी संगठन आईएसएस ने मैनिफेस्टो में अपने जिहादी आंदोलन को इराक और सीरिया के अलावा दूसरे देशों में भी फैलाने का ऐलान किया है। और इस मैनिफेस्टो में कहा गया है कि हम अब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान समेत कई देशों में दखल देंगे। साथ ही इस खूंखार आतंकी संगठन ने उत्तर प्रदेश के दादरी में हुई हिंसा पर भी अपने घोषणा पत्र में ब्लैक फ्लैग ऑफ आईएसएस में प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राम मंदिर बनाना हमारे लक्ष्य है और इसके लिए जीवन अर्पित करना होगा। भागवत ने कहा कि भगवान राम हमारी पहचान के प्रतीक है और हमें उनकी पहचान को समझकर चलना चाहिए। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात भी कही। भरूच में हुए बीजेपी नेताओं के कत्ल मामले में एडीएस ने दाऊद के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने आरोपी आबिद पटेल और सलीम गांधी को भारत नेपाल सीमा से पकड़ा है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक आबिद मुंबई हमलों के आरोपी जावेद चिकना का भाई है और इन दोनों ने ही 2 नवंबर को कत्ल किए गए बीजेपी नेताओं शिरीष बंगाली और पग्नेश मिस्त्री की हत्या का ब्लूप्रिंट बनाया था।
मुंबई के तालोजा जेल में बंद अबू सलीम कैद के भी हाई प्रोफाइल जिंदगी जी रहा है। तालोजा जेल के जेलर से टाडा कोर्ट को इस बारे में एक लिखित में सूचना दी गई है, जिसमें बताया गया है कि अब अबू सलीम के पास मोबाइल फोन के है, जिससे वो अपने लोगों से बात किया करता है। साथ ही जेल में बंद अपने गुर्गों को पार्टी भी देता है। भारत में पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करते हुए खुफिया एजेंसियों ने आईएसआई के एक और एजेंट शेख बादल को कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी 6 जासूसों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक कफरुल्ला और अब्दुल रशीद के पूछताछ के बाद 7वीं गिरफ्तारी हो पाई है। कफरुल्ला को भारत का हर अहम कागजात सौंपने पर पाकिस्तान से 1 लाख रुपए मिलते थे। उधर सूत्रों के ने राजौरी से 2 संदिग्ध लोगों को भी गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एसटीएफ ने हाथ लगे आईएसआई के एजेंट एजाज की पत्नी आसमा अपने पति की काली करतूत से बेहद शर्मिंदा है। साथ ही उसने एजाज के लिए फांसी की मांग भी की है। गुजरात में एक मंदिर में जाति पूछे जाने संबंधी मामले में राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुमारी शैलजा के आरोपों पर जवाब दिया है। सदन में जेटली ने मंदिर की विजिटर्स बुक में लिखे शैलजा का वो लेख बयान पढ़कर सुनाया, जिसमें वो मंदिर की तारीफ करते हुए दिख रही थी। कुछ दिन पहले राज्यसभा में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा था कि गुजरात के द्वारका मंदिर में कुछ साल पहले उनकी जाति पूछी गई थी। हालांकि जेटली के जवाब के बाद कुमारी शैलजा ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर का जिक्र नहीं किया था। गुजरात में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में शहरी इलाकों में बीजेपी ने सभी 6 महानगर पालिकाओं में जीत दर्ज कर ली है, जबकि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। 31 जिला पंचायतों में से 20 जिला पंचायतों में कांग्रेस को भारी बढ़त हासिल हुई है। उधर सूरत, भावनगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट, जामनगर इन सभी महानगर पालिकाओं पर बीजेपी ने अब तक कब्जा जमा कर रखा हुआ है। जिला पंचायत चुनाव में प्रतिकूल परिणाम के बाद मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि हम जनता के फैसले का स्वागत करते हैं और साथ ही जहां कमी रह गई है उसे दूर भी करेंगे। तो कांग्रेस ने जीत के बाद बीजेपी पर हमला बोला। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने भी राज्य सरकार रिहाई का फैसला अकेले नहीं ले सकती, ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब किसी मामले की जांच सीबीआई कर रही है या फिर केंद्रीय कानून के तहत सजा दी गई हो तो ऐसे मामलों में केंद्र सरकार ही रजामंदी जरूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रिहाई की कार्रवाई के लिए दोषी को या फिर उसके रिश्तेदार को आवेदन करना होगा। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के लिए तमिलनाडु सरकार के आदेश के खिलाफ केंद्र ने याचिका दायर की थी। बिहार के 16वीं विधानसभा के लिए विजय कुमार चौधरी को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। चौधरी बिहार के सरायगंज सीट से जेडीयू विधायक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चौधरी के अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। IBN-7 के स्टिंग ऑपरेशन यमराज से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया है। नकली दवाओं के लिए IBN-7 की मुहिम का असर दिखने लगा है। ऑपरेशन यमराज के बाद उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एसपी यादव ने भी इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बीच ड्रग्स विभाग ने अधिकारियों से IBN-7 से ऑपरेशन यमराज से जुड़ी सारी जानकारी मांगी है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। छापेमारी कर रही पुलिस के साथ ड्रग कंट्रोल की टीम भी मौजूद है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक शख्स स्टिंग ऑपरेशन में नजर आ रहा था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने IBN-7 के स्टिंग ऑपरेशन यमराज की तारीफ की है और उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि अखिलेश सरकार की मिलीभगत के चलते नकली दवाओं की बिक्री जारी है। मायावती ने सीबीआई जांच की भी मांग की है। मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने नकली दवा के कारोबार के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के लिए IBN-7 को बधाई देते हुए कहा है कि जनता से जुड़े मुद्दे होने के चलते इसे वो लोकसभा में उठाएंगे। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला का कहना है कि नकली दवाई के कारोबार का मामला काफी गंभीर है और इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। वहीं जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने भी IBN-7 के साहस की तारीफ की है। कांग्रेस सांसद PL पुनिया ने भी कहा है कि वो इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाएंगे। दिल्ली मेट्रो में चलाए जा रहे ऑपरेशन शिष्टाचार में अब तक 125 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें से ज्यादातर लोग महिला कोच में सफर करते हुए पकड़े गए हैं। इन सभी लोगों को पंडित और मौलवी से शिष्टाचार के पाठ पढ़ाए गए। फेसबुक के संस्थापक मार्क ज़करबर्ग और उनकी पत्नी रुशेल चैन ने अपनी बेटी मैक्स के जन्म पर फेसबुक में अपने 99% जो शेयर्स हैं वो चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव को दान करने का फैसला किया है। अपनी बेटी मैक्स के जन्म का ऐलान करते हुए मार्क ज़करबर्ग ने अपने फेसबुक पेज पर बेटी के नाम एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दुनिया के उज्जवल भविष्य के लिए जिसमें मैक्स पालन पोषण हो सके। आपको बता दें कि वो अपने फेसबुक के 99% शेयर यानी कि करीब 3 लाख करोड़ रुपए चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव को दान करेंगे।
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में डॉग फाइट के जरिए लाखों रुपए का सट्टा लगाने की जाने की खबर है, जहां रसूखदार लोग डॉग फाइट के लिए महंगी नस्ल के कुत्ते को पालते हैं। डॉग फाइट में जैसे जैसे कुत्तों का खून बहता है, वैसे वैसे लोग खेल में मजा लेते हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के खामगांव में तेंदुए ने जबरदस्त आतंक मचाया हुआ है। तेंदुआ गांव के पास ही घूमता हुआ नजर आया। जब तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने एक पुलिस वाले समेत 5 लोगों को घायल कर दिया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया। भोपाल में गैस त्रासदी की 31वीं बरसी पर मारे गए लोगों की याद में मशाल जुलूस निकाला गया और गैस पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की मांग भी की गई। आपको बता दें कि 1984 में 2 से 3 दिसंबर को यूनियन कार्बाइड कंपनी में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे हजारों की जान चली गई थी और कई लाखों लोग प्रभावित हुए थे। दिल्ली के साउथ एक्स इलाके में खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई। इससे पहले कि उसे बुझाया जा पाता, कार ने पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो जलकर खाक हो चुकी थी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। राजस्थान के उदयपुर में कुछ बदमाशों ने 2 पर्यटकों पर पत्थरों से हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि यूरोप का एक पुरुष और एक महिला पर्यटक डूंगरपुर से पैदल माउंट आबू की तरफ निकले थे, जिस दौरान बदमाशों ने पत्थरों से मारकर घायल कर दिया। सीनियर बॉलीवुड एक्टर मनोज कुमार को मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। बुधवार को अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मनोज कुमार को साल 2013 में भी तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट कराया गया था। उस वक्त मनोज कुमार को गॉल ब्लैडर की तकलीफ के बाद अस्पताल में ले जाया गया था। इलाज के कुछ दिन बाद मनोज ठीक हो गए थे। टीएस ठाकुर आज देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद के लिए शपथ लेंगे। टीएस ठाकुर जस्टिस एचएल दत्तू की जगह लेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज टीएस ठाकुर को नए चीफ जस्टिस का शपथ दिलाएंगे। आज दुनिया के हर देश में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुरस्कार देंगे। आपको बता दें कि इस खास दिन की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस ने 1992 में विकलांग जनों को मुख्य धारा में आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गांव सैफई में अब जहाजों के लिए नाइट लैंडिंग की भी सुविधा होगी, यानी कि आप देर रात भी सैफई में जहाज उतर सकेंगे। सैफई के इस रनवे का निर्माण करीब 100 करोड़ रुपए लगाकर मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में हुआ था। यह हाईवे पट्टी आम यात्रियों के लिए नहीं है। अभी तक इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल यादव परिवार ही करता था। ऐसे में विरोधी दल ने सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया है कि वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एविएशन ने जब इस हवाई पट्टी से जुड़ी तमाम जानकारियां मांगी तो उन्हें कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में पुलिस की बर्बरता की एक और घटना सामने आई है। सैफई के थाने में चोरी के आरोप में पकड़कर लाए गए एक शख्स की बुरी तरीके से पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि वो अब तक के सबसे ज्यादा समर्पित प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने जिस लगन से काम कर रहे हैं वैसे पूर्व में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। मुफ्ती ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री इतने लगनशील हैं कि उन्होंने कृष्ण गंगा पावर योजना की वजह से हो रहे पुनर्वास के बारे में जानने के लिए केंद्र सचिव से 2 बार मुलाकात की। राजधानी लखनऊ में 2 सगी बहनों की हत्या का राज खुल गया है। पुलिस ने सनसनीखेज डबल मर्डर का खुलासा करते हुए बताया कि कातिल कोई और नहीं बल्कि सगा भाई है। पुलिस के मुताबिक भाई ने ही संपत्ति हासिल करने के लिए अपने साले और दोस्तों के साथ मिलकर बहनों को मौत के घाट उतार दिया। हापुड़ के पिलखुआ में रिटायर कैप्टन केपी सिंह ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए 26 लाख रुपए के 7 चेक लौटा दिए हैं। दरअसल केपी सिंह को ये चेक बस अड्डे के पास पड़े हुए मिले थे। उत्तर प्रदेश के देवरी जिले में 2 देसी बम के फटने से 3 मासूम घायल हो गए, जिनकी हालत अभी गंभीर है। दरअसल एक झोले में किसी ने बम छुपा कर रखा हुआ था और इस बात से अनजान बच्चों ने इसके साथ खेलना शुरू कर दिया, तभी विस्फोट हो गया। नोएडा में एक युवक की हत्या से गुस्साए परिजनों ने युवक के शव को लेकर चौक पर रखकर प्रदर्शन किया। दरअसल मृतक तारीख 1 महीने पहले हुई एक हत्या का गवाह भी था। आशंका जताई जा रही है कि इसी के चलते तारीख की हत्या हुई हो। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एसपी नेता की दबंगई सामने आ गई है, जहां जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र सिंह ने एक युवक को गोली मार दी।
युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, भर्ती कराया गया है। वहां पे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के रोहतक में एक सगाई समारोह में मेहमान बनकर शामिल हुए चोरों ने बैग में रखे 3 लाख के गहने और 2.5 लाख कैश पर हाथ साफ कर लिया। जहां चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी चोरी कर लड़का लड़की स्टेज के गेट की तरफ भागते हुए नजर आए। पुलिस ने फुटेज के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। पीजीआई चंडीगढ़ ने लगातार 14 घंटे के ऑपरेशन के बाद 2 जुड़वा बच्चियों को अलग करने में सफलता हासिल की है। अंबाला की रहने वाली ये दोनों जुड़वा बच्चियां ऑपरेशन के बाद पूरी तरीके से स्वस्थ है। आपको बता दें कि ये दोनों बच्चियां लिवर से जुड़ी हुई थी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दिल्ली में आज से चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज पर पहले ही कब्जा कर चुकी है। आपको बता दें कि अगर टीम इंडिया चौथा टेस्ट मैच की जीत हासिल करती है तो वो टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंच जाएगी। विराट कोहली बतौर कैप्टन पहली बार अपने घरेलू मैदान में दिल्ली में खेलेंगे। खुद कोहली का कहना है कि दिल्ली में कैप्टन के तौर पर खेलना उनके लिए काफी मायने रखता है। आईसीसी ने टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया है, जिसमें टेस्ट टीम के में किसी भी भारतीय खिलाड़ी को जगह नहीं दी गई है। जबकि मोहम्मद शामी को वनडे में शामिल किया गया है, वहीं आर अश्विन को टेस्ट टीम में 12वें खिलाड़ी के रूप में रखा गया है। रायपुर में खेले जाने वाले वर्ल्ड हॉकी लीग के क्वार्टर फाइनल में आज भारत का मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन से होगा। दोनों टीमों के बीच मुकाबला शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। फुटबॉल सुपर लीग मुकाबला आईएसएल में आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और एफसी पुणे सिटी के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीमों का सेमीफाइनल में पहुंचना काफी मुश्किल है। मुंबई में आयोजित थिएटर्स फेस्टिवल में सायरा बानो ने भी शिरकत की है। इस फेस्टिवल में दिलीप कुमार और मार्लिन ब्रांडो कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। लिबर्टी सिनेमा में आयोजित ये फेस्टिवल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा। सलमान खान 27 दिसंबर को 50 साल के हो जाएंगे और खबरों के अनुसार सलमान खान अपने जन्मदिन पर खुद को एक नई यॉट गिफ्ट करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सलमान खान का जन्मदिन पर परिवार संग छुट्टियां मनाने का भी प्लान है। अभिनेता से सिंगर बनने कलाकारों की कड़ी में अब जैकलिन फर्नांडिस का नाम भी शामिल हो गया है। जैकलिन फर्नांडिस जल्द ही यूके के सिंगर गुरिंदर सिंह के साथ एक सिंगल रिकॉर्ड करने वाली है और म्यूजिक वीडियो में जैकलिन फर्नांडिस के साथ सूरज पंचोली भी नजर आएंगे।